मूसलाधार बारिश पूरे गांव को भिगो चुकी थी। बिजली की तेज चमक और बादलों की गड़गड़ाहट से लोग अपने अपने घरों में दुबके बैठे थे। गांव के किनारे मिट्टी की टूटी सी झोपड़ी में रहने वाली सविता अपनी 8 साल की बेटी गुड़िया को सूखी चादर में लपेट रही थी। चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ी तक नहीं बची थी और रात के खाने के नाम पर सिर्फ 2 रोटियां बची थी। गुड़िया कांपती हुई बोली, माँ, आज भी क्या बिना सब्जी के ही खाना पड़ेगा? सविता मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, बेटी, रोटी प्यार से खाई जाए तो वही सबसे बड़ा भोजन बन जाती है। कल मैं खेत मालिक से मजदूरी मांग लाऊंगी, फिर तेरी पसंद की दाल भी बनेगी। इतने में झोपड़ी के बाहर किसी गाड़ी के अचानक रुकने की तेज आवाज आई। सविता घबरा गई। इतनी रात में इस सुनसान जगह कौन आ सकता है? बाहर निकलकर उसने देखा कि एक काली लग्जरी कार कीचड़ में धंस चुकी थी। कार से लगभग 30 वर्ष का एक युवक भागता हुआ बाहर निकला। उसके कपड़े महंगे थे, लेकिन चेहरा चिंता से भरा हुआ था। युवक ने विनम्रता से कहा, बहन जी, क्या यहाँ कहीं रात भर रुकने की जगह मिल सकती है? सड़क पूरी तरह बंद है, मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। सविता ने एक पल के लिए अपनी टूटी झोपड़ी की ओर देखा। अंदर को मुश्किल से 2 रोटियां थी, लेकिन उसके संस्कार उससे पहले बोल उठे, घर छोटा है साहब, लेकिन दिल छोटा नहीं। अगर आपको हमारी गरीबी से परेशानी ना हो तो आज की रात यहीं गुजार लीजिए। युवक ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। वह बोला, आप मुझे जानती भी नहीं, फिर भी अपने घर बुला रही हैं। सविता शांत स्वर में बोली, मुसीबत में इंसान का नाम नहीं, उसका दर्द देखा जाता है। यह सुनकर युवक की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, मेरा नाम आरव है और शायद आज पहली बार किसी ने मुझे मेरे पैसों से नहीं, इंसान समझकर सहारा दिया है। सविता मुस्कुराई और बोली, आइए पहले भीगते कपड़े बदल लीजिए, बारिश में खड़े रहेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। आरव ने झोपड़ी के अंदर कदम रखा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यही उस रात एक उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली है। रात गहराती जा रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश लगातार बरस रही थी और झोपड़ी के कच्ची छत से कहीं कहीं से पानी की बूंदें टपक रही थी। सविता ने जल्दी से एक पुराना तौलिया आरव को बढ़ाते हुए कहा, साहब, पहले अपने बाल सुखा लीजिए, ठंड लग गई तो इस सुनसान गांव में रात भर डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। आरव ने तौलिया लेते हुए झिझक कर कहा, आप लोग खुद इतनी मुश्किल में हैं, फिर भी मेरी इतनी चिंता कर रही हैं। सविता मुस्कुराई। मुसीबत में इंसान अगर इंसान का साथ ना दे तो फिर दौलत और गरीबी का क्या मतलब? उसी समय छोटी गुड़िया मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी 2 सूखी रोटियों को कपड़े में लपेट रही थी। आरव ने उत्सुकता से पूछा, बेटी क्या कर रही हो? गुड़िया मासूमियत से बोली, माँ कहती है कि मेहमान भगवान का रूप होता है, इसलिए दोनों रोटियां पहले आपको मिलेगी, हम लोग सुबह कुछ खा लेंगे। यह सुनकर
आरव जैसे पत्थर का हो गया। उसने देखा कि झोपड़ी में खाने के लिए सचमुच कुछ भी नहीं था। उसकी आंखें नम हो गई। वह बोला, नहीं बेटी, मैं अकेला कैसे खा सकता हूँ? हम तीनों मिलकर खाएंगे। सविता ने धीरे से कहा, मेहमान के सामने घर की कमी नहीं गिनाई जाती साहब, जो है उसी में खुशी बांट लेते हैं। आरव ने पहली बार महसूस किया कि सच्ची अमीरी बैंक खाते से नहीं बल्कि इंसान के संस्कारों में होती है। खाना खत्म होने के बाद अचानक तेज हवा चली और झोपड़ी का दरवाजा जोर से खुल गया। बारिश का पानी अंदर आने लगा। सविता तुरंत उठी और बोरी का टुकड़ा लगाकर दरवाजा बंद करने लगी। आरव भी दौड़कर उसके साथ लग गया। सविता बोली, अरे साहब, आप रहने दीजिए, आपके हाथों में छाले पड़ जाएंगे। आरव हल्की मुस्कान के साथ बोला, आज पहली बार मुझे अपने हाथों से काम करने में खुशी मिल रही है। दोनों ने मिलकर किसी तरह दरवाजा संभाल लिया। कुछ देर बाद जब सब शांत हुआ तो गुड़िया माँ की गोद में सिर रख कर सो गई। उसकी मासूम सूरत देखकर आरव ने पूछा, इस बच्ची के पिताजी? सविता की आंखें भर आई। उसने धीमी आवाज में कहा, 5 साल पहले बाढ़ में बह गए। तब से यही मेरी दुनिया है। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। मजदूरी करके बेटी को पाल रही हूँ। आरव कुछ क्षण तक चुप रहा, फिर बोला, भगवान ने आपके साथ बहुत अन्याय किया है। सविता ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं साहब, भगवान कभी अन्याय नहीं करते। शायद मेरी परीक्षा ले रहे हैं। इतने में आरव का मोबाइल अचानक बज उठा। कई घंटों बाद नेटवर्क आया था। स्क्रीन पर उसके ड्राइवर महेश का नाम चमक रहा था। आरव ने कॉल उठाई। दूसरी ओर घबराई हुई आवाज आई, सर, हम पूरी रात आपको ढूंढते रहे। पुलिस भी आपकी तलाश कर रही है। आप जहां हैं वहीं रुकिए, हम अभी पहुंच रहे हैं। आरव ने चारों ओर देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, महेश, किसी को यह मत बताना कि मैं कहाँ हूँ। सुबह होने तक कोई यहाँ नहीं आएगा। सविता यह बात सुनकर हैरान रह गई। उसके मन में पहला सवाल उठा, आखिर यह युवक कौन है जिसकी तलाश में पुलिस भी लगी हुई है। रात के लगभग 3 बज रहे थे। बाहर बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। झोपड़ी के बाहर दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। सविता के मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था, आखिर आरव कौन है जिसकी तलाश में पुलिस भी लगी है। सविता ने संकोच से पूछा, साहब, अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछो। आरव मुस्कुराया, जरूर पूछिए। आपने अपने ड्राइवर से क्यों कहा कि सुबह तक यहाँ कोई ना आए? क्या बात है? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, कभी कभी इंसान अपनी पहचान से ही थक जाता है। मैं बस एक रात बिना किसी दिखावे के जीना चाहता था। सविता ने हैरानी से उसकी ओर देखा। मतलब? आरव धीरे धीरे बोला, मैं आरव मल्होत्रा हूँ, मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक। जहाँ जाता हूँ लोग मुझे इंसान नहीं, मेरे पैसों से पहचानते हैं। कोई दोस्ती भी करता है तो दौलत देखकर। आज पहली बार किसी ने
बिना कुछ जाने मुझे अपने घर में जगह दी है। सविता शांत स्वर में बोली, साहब, गरीब के घर आने वाला हर मेहमान सिर्फ मेहमान होता है, उसकी हैसियत नहीं देखी जाती। इतने में झोपड़ी के बाहर किसी के कराहने की आवाज आई, बचाओ बचाओ, कोई है। तीनों चौंक गए। सविता तुरंत लालटेन लेकर बाहर दौड़ी। आरव भी उसके पीछे पीछे निकल गया। थोड़ी दूर पर गांव के बुजुर्ग दयाराम काका कीचड़ में गिर पड़े थे। उनके पैर में गहरी चोट लगी थी। सविता घबराकर बोली, अरे काका, आपको क्या हुआ? दयाराम दर्द से कहराते हुए बोले, बारिश में फिसल गया बेटी, उठा नहीं जा रहा। आरव बिना देर किए झुक गया और बोला, काका, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको उठाता हूँ। दयाराम ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा, तेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। आरव मुस्कुराया, कपड़े दोबारा खरीदे जा सकते हैं काका, लेकिन किसी का भरोसा टूट जाए तो वह वापस नहीं मिलता। उसने दयाराम काका को अपने कंधे का सहारा देकर झोपड़ी तक पहुंचाया। सविता ने पुराने कपड़े से उनकी चोट बांधी और गर्म पानी तैयार किया। दयाराम काका आरव को ध्यान से देखते रहे, फिर बोले, बेटा, तेरे चेहरे पर घमंड नहीं है, लगता है तेरी माँ ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। यह सुनते ही आरव की आंखें भर आई। धीरे से बोला, काका, मेरी माँ भी यही कहती थी कि कभी किसी गरीब का दिल मत दुखाना, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं रही है। झोपड़ी में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सविता ने पहली बार आरव के चेहरे पर दौलत नहीं, बल्कि एक अकेले बेटे का दर्द देखा। उसी समय बाहर कई गाड़ियों के हॉर्न सुनाई दिए। तेज हेडलाइट की रोशनी पूरी झोपड़ी पर पड़ने लगी। महेश की आवाज आई, सर, हम आपको लेने आए हैं। पूरी रात आपकी तलाश चल रही थी। सविता और दयाराम काका एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन जैसे ही आरव बाहर जाने लगा, उसने मुड़कर सविता से कहा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन सुबह होने से पहले मैं आपको एक ऐसा सच बताऊंगा जो आज तक किसी को नहीं बताया। सविता समझ नहीं पाई कि आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे बताने के लिए एक करोड़पति युवक पूरी रात एक गरीब विधवा की झोपड़ी में रुका रहा। सुबह की पहली किरणें अभी बादलों के पीछे ही थी। बारिश लगभग थम चुकी थी, लेकिन झोपड़ी के बाहर कई महंगी गाड़ियां रुकी थी। उनके साथ पुलिस की एक जीप भी थी। पूरे गांव के लोग यह दृश्य देखकर सविता की झोपड़ी के सामने इकट्ठा हो गए। महेश दौड़कर आरव के पास पहुंचा और बोला, सर, रात भर आपकी तलाश में पूरा प्रशासन लगा रहा, सब लोग बहुत परेशान थे। आरव ने शांत स्वर में कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, किसी को भी इस परिवार से कोई सवाल नहीं करना है, क्योंकि मेरी जान नहीं, मेरा विश्वास बचाया है। यह सुनकर पुलिस अधिकारी ने सम्मान से सिर झुका लिया। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे, अरे, यह तो कोई बहुत बड़ा आदमी लगता है। सविता के घर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां बाहर पहली बार आई है। उसी समय आरव ने महेश से कहा,
गाड़ी से वह नीला बैग लेकर आओ। महेश बैग लेकर आया। आरव ने बैग खोलकर उसमें से नोटों की गड्डियां और कुछ दस्तावेज निकाले। सविता घबरा गई। वह तुरंत 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, साहब, यह सब मुझे मत दीजिए। मैंने आपकी मदद इंसानियत के नाते की थी, किसी इनाम के लिए नहीं। आरव मुस्कुराया। मुझे पता था आपका यही जवाब होगा, इसलिए मैं पैसे देने नहीं, आपका सम्मान करने आया हूँ। उसने बैग वापस बंद कर दिया। फिर जेब से एक छोटा सा पुराना लॉकेट निकालकर सविता की ओर बढ़ाया और पूछा, क्या आपने यह लॉकेट पहले कभी देखा है? सविता ने जैसे ही लॉकेट हाथ में लिया, उसके हाथ कांपने लगे। उसकी आंखें फैल गई। वह भावुक होकर बोली, यह तो मेरे पति राघव का लॉकेट है, लेकिन यह आपके पास कैसे आया? आरव की आंखें भी भर आई। वह धीमे स्वर में बोला, आज से 5 साल पहले मेरी कार नदी में गिर गई थी। तेज बहाव से मैं बहने लगा था। उसी समय एक आदमी ने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे बचाया, लेकिन खुद नदी की लहरों में समा गया। सविता की सांसें तेज हो गई। आरव आगे बोला, मरने से पहले उन्होंने यही लॉकेट मेरे हाथ में दिया था और सिर्फ इतना कहा था, अगर कभी मेरी पत्नी और मेरी बेटी मिले तो उनका सहारा बन जाना। उस समय मुझे उनका नाम भी ठीक से नहीं पता था। मैं 5 साल से उस परिवार को ढूंढ रहा था। यह सुनते ही सविता के हाथ से लॉकेट छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोली, तो उस दिन मेरे पति ने जिस युवक की जान बचाई थी वह आप थे। आरव ने सिर झुकाकर कहा, हाँ सविता जी, मैं आज जिंदा हूँ तो सिर्फ आपके पति की वजह से। कल रात जब मैंने आपकी झोपड़ी में दीवार पर राघव जी की तस्वीर देखी, तभी मुझे सब समझ आ गया। इसलिए मैंने रात में किसी को यहाँ आने से मना किया। मैं पहले पूरी सच्चाई जानना चाहता था। यह सुनकर वहां खड़े हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। लेकिन तभी गांव का एक लालची जमींदार भीड़ से आगे आया और ऊंची आवाज में बोला, अगर इतना एहसान मानते हो तो पहले यह बताओ कि सविता की यह झोपड़ी और जमीन अब मेरी है। यह लोग यहाँ नहीं रह सकते। आरव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों का शांत भाव पहली बार कठोर हो गया। आरव की आंखों में पहली बार शक्ति दिखाई दी। उसने जमींदार की ओर देखते हुए शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, आपने अभी क्या कहा? यह झोपड़ी आपकी है? जमींदार अकड़ कर बोला, हाँ। सविता ने 3 साल पहले मुझसे 20,000 रुपए उधार लिए थे। ब्याज बढ़ते बढ़ते अब पूरा खेत और ये झोपड़ी मेरी हो चुकी है। आज ही इसे खाली करवाने आया हूँ। सविता ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने सिर्फ अपनी बेटी की बीमारी के इलाज के लिए पैसे लिए थे। पिछले 3 साल से मजदूरी करके ब्याज चुकाती रही, लेकिन इसने हर बार नया हिसाब जोड़ दिया। दयाराम काका गुस्से में बोले, यह झूठ बोल रहा है बेटा। पूरे गांव में इसकी सूदखोरी से लोग परेशान हैं। जमींदार हंसते हुए बोला, जिसके पास सबूत हो वही मुझे झूठा कहे। आरव ने बिना कुछ कहे महेश की ओर देखा। महेश तुरंत आगे आया
और बोला, सर, कल रात ही मैंने तहसील से इस जमीन के कागज निकलवा लिए थे। इनमें साफ लिखा है कि सविता जी ने सिर्फ 20,000 रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन इसने गैर कानूनी तरीके से झोपड़ी अपने नाम कराने की कोशिश की है। जमींदार का चेहरा उतर गया। आरव ने पुलिस अधिकारी से कहा, इंस्पेक्टर साहब, कृपया इन दस्तावेजों की जांच कीजिए। अगर इनमें धोखाधड़ी साबित होती है तो कानून अपना काम करेगा। पुलिस अधिकारी ने कागज देखे और तुरंत 2 सिपाहियों को इशारा किया। जमींदार जी, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। जमींदार घबरा कर बोला, ना, नहीं साहब, मुझसे गलती हो गई। मैं अभी सारे कागज वापस कर देता हूँ। आरव ने सख्त स्वर में कहा, गरीब की मजदूरी को व्यापार बनाने वाले को माफी नहीं, न्याय मिलना चाहिए। पूरे गांव में तालियों की गूंज उठी। सविता की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह बोली, साहब, आपने एक ही दिन में मेरा घर भी बचा लिया और मेरे पति का अधूरा वचन भी निभा दिया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। आरव ने विनम्रता से कहा, यह एहसान मैंने नहीं किया सविता जी, यह तो उस इंसान का कर्ज है जिसने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई थी। मैं चाहकर भी यह कर्ज कभी नहीं चुका सकता। फिर वह गुड़िया के पास गया और मुस्कुराकर बोला, बेटी, पढ़ाई करती हो? गुड़िया ने झिझकते हुए कहा, बहुत मन करता है अंकल, लेकिन माँ के पास फीस भरने के पैसे नहीं होते। आरव ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज से तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी किताबें और तुम्हारे सारे सपनों की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन मैं यह मदद दया समझकर नहीं, अपने बड़े भाई राघव जी की अमानत समझकर करूँगा। यह सुनते ही सविता फूट फूट कर रो पड़ी। लेकिन तभी आरव ने एक बात कही जिसे सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। सिर्फ गुड़िया ही नहीं, मैं इस पूरे गांव के लिए भी कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिससे किसी गरीब को फिर कभी मजदूरी में अपना घर गिरवी ना रखना पड़े। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आखिर आरव ऐसा क्या करने वाला था जो पूरे गांव की तकदीर बदल देता। आरव की बात सुनकर पूरा गांव सन्न रह गया। कुछ क्षण पहले तक जो लोग दूर खड़े तमाशा देख रहे थे, अब उनकी आंखों में उम्मीद की चमक दिखाई देने लगी थी। दयाराम काका आगे बढ़े और बोले, बेटा, अगर तू सचमुच इस गांव के लिए कुछ कर दे तो आने वाली पीढ़ियां भी तुझे दुआ देंगी। आरव ने मुस्कुराकर कहा, काका, यह गांव मेरे लिए अब कोई अनजान जगह नहीं रहा। यह उस इंसान की धरती है जिसने अपनी जान देकर मुझे दूसरा जन्म दिया। उसने महेश को इशारा किया। महेश ने तुरंत एक फाइल आरव के हाथ में रख दी। आरव ने सबके सामने घोषणा की, आज से 1 महीने के भीतर यहाँ एक आधुनिक सिलाई और हस्तकला प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा, जहाँ गांव की सभी महिलाओं को मुफ्त प्रशिक्षण और रोजगार मिलेगा। साथ ही बच्चों के लिए एक पुस्तकालय और डिजिटल अध्ययन कक्ष भी बनाया जाएगा। यह सुनते ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। एक महिला भावुक होकर बोली, साहब,
अब हमारी बेटियां शहर जाए बिना भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, यही मेरा उद्देश्य है। गरीब को दान नहीं, अवसर चाहिए। इतने में गुड़िया दौड़ती हुई आई और बोली, अंकल, क्या अब मैं भी डॉक्टर बनने का सपना देख सकती हूँ? आरव घुटने के बल बैठ गया। उसने गुड़िया का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, सिर्फ सपना ही नहीं बेटी, उसे पूरा भी करोगी। जिस दिन तुम डॉक्टर बनोगी, उस दिन मुझे लगेगा कि मैंने अपने बड़े भाई राघव जी का थोड़ा सा कर्ज उतारा है। यह सुनकर सविता की आंखें नम फिर से नम हो गई। वह बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक बरसाती रात मेरी बेटी की पूरी जिंदगी बदल देगी। आरव ने विनम्रता से उत्तर दिया, जिंदगी बारिश नहीं बदलते, इंसान की इंसानियत बदलती है। अगर उस रात आपने मुझे अपनी झोपड़ी में जगह ना दी होती तो शायद मैं भी अपने जीवन का सबसे बड़ा सच कभी नहीं जान पाता। तभी महेश धीरे से आरव के पास आया और बोला, सर, बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग शुरू होने वाली है। सभी डायरेक्टर आपका इंतजार कर रहे हैं। आरव ने मुस्कुरा कर कहा, उन्हें कह दो, आज की सबसे जरूरी मीटिंग यही इस गांव में पूरी हो चुकी है। महेश भी भावुक हो गया। गांव वाले तालियां बजाने लगे, लेकिन तभी भीड़ के पीछे से एक बुजुर्ग महिला लाठी टेकते हुए आगे आई। जैसे ही उसने आरव को देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कांपती आवाज में उसने कहा, बेटा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? आरव ने ध्यान से उस महिला की ओर देखा। कुछ पल बाद उसके चेहरे का रंग बदल गया। आप यहाँ कैसे? भीड़ हैरानी से दोनों को देखने लगी। आखिर वह बुजुर्ग महिला कौन थी जिसे देखकर करोड़पति आरव भी भावुक हो उठा? बुजुर्ग महिला की आवाज सुनते ही आरव कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसकी आंखें भर आई। वह तेजी से आगे बढ़ा और उनके चरणों में झुक गया। महिला कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, इतने वर्षों बाद भी तूने अपनी बूढ़ी माँ को पहचान लिया। सविता और गांव वाले हैरानी से यह दृश्य देखने लगे। सविता ने धीरे से पूछा, आरव जी, ये कौन है? आरव ने सम्मान से कहा, ये मेरी माँ की बड़ी बहन है। बचपन में उन्होंने मुझे अपनी गोद में खिलाया था। परिवार की परिस्थितियों के कारण हमारा संपर्क टूट गया। मैं वर्षों से इन्हें भी ढूंढ रहा था। बुजुर्ग महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, बेटा, जब मुझे पता चला कि जिस युवक की जान राघव ने बचाई थी वही आज इस गांव में आया है, तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। आज तेरी माँ होती तो तुझ पर गर्व करती। यह सुनकर वहां खड़े हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। आरव ने सविता की ओर देखा और कहा, सविता जी, आपके पति ने मुझे जीवन दिया था। आपने मुझे इंसानियत पर विश्वास लौटाया और आज मुझे अपना बिछड़ा परिवार भी मिल गया। मैं इस उपकार का मूल्य कभी नहीं चुका सकता। सविता ने विनम्रता से उत्तर दिया, साहब, इंसानियत का कोई मूल्य नहीं होता। वह जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से यह झोपड़ी नहीं, सम्मान का घर कहलाएगी। इसकी जगह पक्का मकान बनेगा, लेकिन एक शर्त पर। सविता चौंक गई। कैसी शर्त?
आरव बोला, इस घर का दरवाजा हमेशा किसी भी जरूरतमंद के लिए खुला रहेगा, जैसे उस बरसाती रात आपने मेरे लिए खोला था। सविता की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वह बोली, मैं वचन देती हूँ कि इस घर से कोई भी जरूरतमंद कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा। गुड़िया दौड़कर आरव के पास आई और बोली, अंकल, जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तब मैं भी गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करूंगी। आरव मुस्कुराया और बोला, यही तुम्हारे पिता राघव जी के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। कुछ महीनों बाद वही गांव पूरी तरह बदल चुका था। महिलाओं का प्रशिक्षण केंद्र शुरू हो गया था। बच्चों के पुस्तकालय में रोज पढ़ाई होती थी और सविता अपने नए घर में पहले की तरह हर आने वाले अतिथि का मुस्कुराकर स्वागत करती थी। एक दिन गांव के प्रवेश द्वार पर एक पत्थर लगाया गया जिस पर लिखा था, इस गांव की सबसे बड़ी पहचान इसकी दौलत नहीं, इसकी इंसानियत है। उस पत्थर को पढ़ते हुए आरव की आंखें नम हो गई। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, राघव भैया, आपका दिया हुआ जीवन आज सचमुच किसी काम आ गया। बरसात की वह एक रात केवल एक मुसाफिर को पनाह देने की कहानी नहीं थी, बल्कि यह साबित करने वाली कहानी थी कि सच्ची अमीरी पैसों में नहीं, बल्कि इंसानियत, त्याग और अच्छे संस्कारों में होती है। तो दोस्तों, पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।